बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हमने एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 3 दैट चैप्टर इज डिबेंचर अकाउंट स्टार्ट किया। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 10 करेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। और इस वीडियो के अंदर इस प्रॉब्लम के अंदर एक ऐसा पॉइंट है बहुत ट्रिकी जो आपको अक्सर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। तो इंशाल्लाह ताला वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको वो पॉइंट मजीद क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। और आपने प्रॉब्लम नंबर 8 और 9 जो मैंने करवाई हुई है उसको भी स्किप नहीं करना, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलें अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है और हमने इसको किस तरह सोल्व करना है। अच्छा स्टूडेंट्स ये देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन क्या है, इसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके पास है सुहेल अफजल साहब की, चाहे आपके पास न्यू एडिशन की बुक है चाहे ओल्ड एडिशन की बुक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ ईयर का फर्क पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं कैसे। एम लिमिटेड कंपनी हैज इशू, एक कंपनी है एम लिमिटेड, उसने इशू की है 6000 डिबेंचर। 12% उसके ऊपर रेट है, 100 रुपये का एक है, लेकिन इशू किया है 105 का, यानी कि अब ये डिबेंचर इशू हुआ है एट प्रीमियम। अब आउटस्टैंडिंग का वर्ड नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है हम इशू की एंट्री करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। ऑन 1 जनवरी 2010, अब ये 2010 इसका मतलब काफी ओल्ड एडिशन है, तो यहाँ पर 2017 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, जो भी आपके पास न्यू एडिशन है ना, सिर्फ यहाँ ईयर पे ही चेंजिंग आएगी। अब आगे समझिएगा, कंपनी कहती है कि हम आपको ऑप्शन देते हैं, डिबेंचर होल्डर को ये ऑप्शन देते हैं कि वो अपने डिबेंचर्स को ना शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है डिबेंचर क्या है? डिबेंचर एक लोन है, एक एक पीस ऑफ पेपर है लोन का। कंपनी ने लोन दिया है, डिबेंचर का एक पीस ऑफ पेपर काट कर उनको दिया कि भाई ये डिबेंचर हमें वापस कर देना, हम आपको आपका कर्जा वापस कर देंगे। यानी कि अगर आइडिया लगाए ना तो इस क्वेश्चन में कंपनी ने टोटल कर्जा कितने का लिया होगा? 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 6000 डिबेंचर इशू किए हैं तो 6 लाख। कंपनी ने जो कर्जा लिया है ना उनसे, डिबेंचर होल्डर से, उनको जो कर्जा वापस करना है, उनको स्टूडेंट्स 6 लाख का लोन वापस करना है। ठीक है। अब कंपनी ने कहा देखो तुम लोगों ने हमसे 6 लाख का लोन तो हमने तुम लोगों को देना तो है, लेकिन हम तुम्हें एक ऑप्शन देते हैं कि तुम अपने डिबेंचर को ना शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हो, यानी कि हमारे मालिक बन सकते हो। लेकिन कैसे? 100 रुपए का एक डिबेंचर है, लेकिन जब तुम लोगों ने ना शेयर में इसको कन्वर्ट करवाना ना, चाहे एक डिबेंचर को कन्वर्ट करवाओ चाहे 20 डिबेंचर को कन्वर्ट करवाओ, तो तुम लोगों ने ना हमें 125 रुपए देने हैं। 100 रुपए का एक है, लेकिन देने हमें 125 रुपए हैं, क्योंकि देखो हम तुम्हें अपना मुस्तकिली तौर पर ओनर बना रहे हैं। कल को तुम लोगों को हर साल में 2 दफा फायदा ही होना है। आपने तुम लोगों ने क्या करना है? प्रॉफिट ही कमाना है। अब नीचे लिखा हुआ है फिर कि कंपनी जो है ना इंटरेस्ट पे करती है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पर साल के एंड पे जो इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग है। अब ना काफी स्टूडेंट्स ये समझना शुरू हो जाते हैं कि सर जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है ना इसकी भी हम एंट्री पास नहीं करेंगे। वो क्वेश्चन का सोल्यूशन आएगा ना, फिर देखते हैं कि एंट्री पास होती है कि नहीं पास होती। अब साल के एंड पे क्या किया? 300 शेयर होल्डर्स ने, 300 डिबेंचर होल्डर्स ने ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम 300 डिबेंचर होल्डर बनना चाहते हैं। क्या? शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, कंपनी के शेयर परचेज करना चाहते हैं। तो सॉरी, कंपनी के डिबेंचर परचेज करना चाहते हैं, और डिबेंचर परचेज करके उन्हीं डिबेंचर को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? कंपनी की तरफ से इसमें शेयर में, और वो 125 रुपए के हिसाब से खरीदेंगे। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, अगर आपने ना राइट इशू बोनस इशू का चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो ना, तो इसका मतलब है 300 डिबेंचर होल्डर जो हैं वो 100 रुपए का डिबेंचर 125 रुपए में लेकर देकर कंपनी को शेयर में कन्वर्ट करवाएंगे, यानी कि कंपनी को वहां से भी ना 25 रुपए प्रॉफिट ही हो रहा है, यानी कि प्रीमियम ही कमा रहा है कंपनी वहां पर भी। अब नीचे लिखा हुआ है पास द जर्नल एंट्रीज एंड मेक दी बैलेंस शीट। अब ये क्वेश्चन क्या है, बहुत पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, जरा सोल्यूशन के पेज के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि एंट्रीज कैसे कैसे और कौन कौन सी पास होंगी। सोल्यूशन देखें ज़रा, आपने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। आप प्रीवियस क्वेश्चन अगर कर रहे हो ना तो आपको पता होगा अब तक। ठीक है ना। तो अब देखिएगा पहली एंट्री क्या थी, इशू की एंट्री करनी है, तो इशू था ऑन प्रीमियम। ठीक है ना।
क्यों? 100 रुपए का एक डिबेंचर था, इश्यू किया कंपनी ने 105 का, तो 1 जनवरी 2010 2017 भी हो सकता है, यहाँ पर जो भी आपको वो डेट देगा। इश्यू की, इश्यू एट प्रीमियम की एंट्री किया थी, बैंक अकाउंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर। अब कंपनी ने 100 रुपए का एक था डिबेंचर, कंपनी ने कहा नहीं, हम आपको देंगे 105 के हिसाब से, यानी कि आप 6000 को मल्टीप्लाई करें 105 से तो अमाउंट आती है 6,30,000। तो कंपनी के अपने बैंक में कितने पैसे गए? 6,30,000। 12% डिबेंचर अकाउंट लायबिलिटी है, लेकिन कंपनी ने ना एट द टाइम ऑफ पेमेंट, कंपनी में पेमेंट करनी है सिर्फ 6 लाख की, दिए कंपनी ने 6,30,000 के हैं, यही इशू ऑन प्रीमियम का मतलब होता है। और प्रीमियम ऑन डिबेंचर कंपनी ने ऊपर कमाया कितने? 30,000 कमाया। ये 30,000 आप दोनों अमाउंट्स में डिफरेंस लेके भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे ना समझ आए, ऐसे तो वैसे समझ आ ही जाती है, लेकिन अगर आप वैसे भी देखना चाहें तो 6,000 के थे ना, तो कंपनी ने 5 रुपए कमाए हैं, तो 6,000 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे ना तो 30,000 ही आता है। इसकी नरेशन पास कर देंगे, डिबेंचर इश्यू बीइंग डिबेंचर इश्यू एट प्रीमियम। अब 31 दिसंबर 2010 को क्या हुआ? पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास की जाएगी। क्यों? अब आपको क्या सारा आउटस्टैंडिंग लिखा है। देखें, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि अभी पेएबल है, दिया नहीं है। सोच रही है कंपनी कि मैंने देना है। तो जब भी एक इंटरेस्ट हमेशा लायबिलिटी होती है ना कंपनी के ऊपर, दे दें तो एक्सपेंस हो जाता है। अब ये लायबिलिटी है तो इसको रिकॉर्ड करेंगे पहले। तो एंट्री क्या होगी? 31 दिसंबर 2010 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग अकाउंट। यहाँ पर ना क्रेडिट साइड पे जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग अकाउंट है ना, यहाँ पर आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया करते थे। कब? जब वो इंटरेस्ट के आगे आउटस्टैंडिंग का वर्ड नहीं था लिखा करता। उसका मतलब ये होता था कि कंपनी ने बैंक के थ्रू पैसे दे दिए, इंटरेस्ट दे दिया 12%। अब कंपनी ने अभी देना है तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट है, ये तो एक्सपेंस है, तो एज एक्सपेंस ही रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि कंपनी ने मुस्तकबिल में तो इसे एक्सपेंस को एज एक्सपेंस ही फिर ट्रीट करना है ना। तो 6,000 को मल्टीप्लाई बाय 12 तकसीम 100 करेंगे ना, तो आपके पास 72,000 ही आता है। 12 कहाँ से आया? आपको पता है डिबेंचर की परसेंटेज है 12%। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट आउटस्टैंडिंग ये भी 7,200 से ही क्रेडिट होगा। नरेशन आप लिख देंगे जो मैंने लिखी हुई है कि बीइंग इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग। अब इसके बाद कंपनी ने क्या किया था? आपको पता है कंपनी ने एक उनको ऑप्शन दी थी, जिस ऑप्शन के तहत कंपनी ने कहा कि डिबेंचर होल्डर्स, अगर तुम लोग चाहते हो मेरे शेयर होल्डर बनना ना, तो खरीदो मेरे मेरे से खरीद लो डिबेंचर। 100 रुपए का एक है लेकिन 125 का दूंगी। अब 300 शेयर होल्डर्स ने क्या किया था? उस ऑफर को एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और उसकी एंट्री पास करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें, नेक्स्ट एंट्री जो पास होनी थी, 300 डिबेंचर होल्डर्स ने ना कहा कि हम क्या करते हैं, अपने डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर 300 डिबेंचर होल्डर की बात आ गई। अगर 300 शेयर की इसकी डिबेंचर की बात आती ना, तो आप स्टूडेंट्स ने बड़ा अच्छे से समझ जाना था। आपने कहना था ठीक है सर, टोटल 6,000 के डिबेंचर थे, 6,000 डिबेंचर थे, उसमें से ना 300 डिबेंचर जो है ना वो शेयर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो आपको बहुत ईज़िली सिंपल वे में ना आप स्टूडेंट्स ने काम कर लेना था। अब यहाँ पर ना मसला एक आया, उसने कहा कि 300 डिबेंचर्स नहीं कन्वर्ट हुए शेयर में, 300 डिबेंचर होल्डर्स ने शेयर में अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करवाया। तो पहले तो ये पता चलना चाहिए ना कि 300 डिबेंचर होल्डर्स के पास शेयर कितने हैं 6,000 में से? 6,000 शेयर्स हैं, 6 लाख अमाउंट है उन शेयर की जो कंपनी ने वसूल की है 105 के हिसाब से 6,30,000। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब 6,000 में से ये 300 डिबेंचर होल्डर्स के कितने शेयर बनते हैं? तो इसके लिए ना आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। देखिए मैंने 2 वर्किंग लिखी हुई है, एक आपको पेंसिल से नज़र आ रही होगी, एक नीचे ना वैसे आपको लिखी हुई नज़र आएगी, मतलब जो कंप्यूटर में लिखी हुई है। वर्किंग को समझिएगा, इनमें से दोनों में से जो आप वर्किंग करना चाहो ना, आपके लिए जो भी ईज़ी हो आप कर लीजिएगा। मैं आपको समझाता हूँ, जो पेंसिल से लिखी हुई है वो ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में आप समझोगे। आपने इसकी वर्किंग करनी है ना, तो आप ऐसा करो, 300 डिबेंचर्स होल्डर्स ने कन्वर्ट करवाए हैं ना डिबेंचर्स अपने शेयर में, तो 300 को ना मल्टीप्लाई करो 100 से। अच्छा, 300 डिबेंचर होल्डर्स है, 300 डिबेंचर्स समझ लो 300 बंदे हैं, ठीक है? 300 लोग हैं, 300 लोगों ने अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करवाया शेयर में, तो एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। तो 100 को मल्टीप्लाई करो 300 से, तो कितना आएगा? 30,000 आएगा। ठीक है ना? 30,000 आएगा। लेकिन एक मतलब इसका मतलब है 30,000 के डिबेंचर जो है ना, 6 लाख में 6,000 में से स्टूडेंट्स
6,000 में से 300 डिबेंचर होल्डर्स ने क्या किया था, अपने डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट करवाया और 6 लाख में से ना 30,000 के डिबेंचर जो हैं वो शेयर में कन्वर्ट हुए हैं। लेकिन कंपनी ने तो 100 रुपए के तो नहीं लिए, कंपनी ने कहा कि भाई हमने लेने 125 रुपए के। तो 300 को मल्टीप्लाई करें 125 से, क्योंकि 25 रुपए कंपनी ने अपना प्रीमियम कमाया। कंपनी का 100 रुपए का एक है, लेकिन हमने लेना है आपसे 125 का। अब 300 को मल्टीप्लाई करें 125 से तो आपके पास आता है 31,500, यानी कि 31,500। अब फेस वैल्यू कितनी है उनकी, वो है 30,000। लिए कंपनी ने 30,000 है, फेस वैल्यू की बात करें तो 30,000 है, लेकिन कंपनी को ना 31,500 पैसा आया कंपनी के पास, ठीक है ना। अब एक कंपनी ने 31,500 के पैसा आया, मीन्स 31,500 से ना कंपनी ने अपनी लायबिलिटी डिक्रीज करनी है। वो कैसे, वो इस तरह कि अब 6 लाख में से ना 31,500 के जो डिबेंचर्स है ना, वो कंपनी ने लोन नहीं देना, उसका वो कंपनी ने क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया शेयर के अंदर। तो इसका मतलब है 31,500 के मीन्स वो तो पैसा है ना 31,500 कंपनी के पास, 1500 तो कंपनी को ऊपर मुनाफा हुआ ना 30,000 के ऊपर, 31,500 जो है 30,000, इसका मतलब है जो अमाउंट है ना वो कंपनी ने कभी भी नहीं देनी है अपने, वो कंपनी का अब लोन नहीं रहा। इसका मतलब कंपनी ने ये अपने रिडम्पशन किया डिबेंचर की, देखें इनडायरेक्टली मकसद वही आ गया जो पीछे वाले क्वेश्चन में था। तो ये तो कंपनी ने रिडम्पशन की ना। तो जब भी रिडम्पशन होगी आपको पता है, चाहे डिबेंचर कन्वर्ट हो जाए, चाहे डिबेंचर्स का आप लोन पे कर दें, अपना डिबेंचर वापस ले लें, चाहे उनको सहूलत दे दें कि भाई ये डिबेंचर दे दो 30,000 के मुझे और इसके बदले में मेरे से शेयर ले लो। तो इसका मतलब आपने 30,000 अमाउंट तक के ना, आप मीन्स कंपनी ने 30,000 अमाउंट तक ना आपने डिबेंचर्स को क्या किया है, वापस ले लिया। तो जब भी वापस लेंगे हम तसव्वुर क्या करेंगे, रिडम्पशन हुई है। तो रिडम्पशन होगी तो स्टूडेंट्स आपको पता है 12% डिबेंचर अकाउंट होगा डेबिट। तो इसको मैंने किया डेबिट, 31 दिसंबर 2010 डेट रहेगी, डेबिट किया 31,500 से। अब 31,500 से किया। अब इसके ऊपर अगर आप गौर करें ना स्टूडेंट्स, तो आपको एक ये जो आप करेंगे, सॉरी मैंने 31,500 आपको बोला, ये आप करेंगे 30,000 से। 12% डिबेंचर अकाउंट जो डेबिट होंगे वो होंगे 30,000 से डेबिट। उसकी वजह क्या है, क्योंकि कंपनी को पैसे 31,500 आए हैं, लेकिन वो डिबेंचर जो कंपनी ने अपनी लायबिलिटी डिक्रीज की है ना, वो 30,000 की डिक्रीज की है लायबिलिटी, ठीक है। अब 30,000 से हुआ ये डेबिट। अब वो जो 1,500 रुपए है ऊपर, वो क्या है कंपनी का, वो कंपनी का, वो कंपनी को लॉस हो गया 1,500 रुपया, ठीक है। वो मुनाफा किसको हुआ, वो मुनाफा हो गया जिन्होंने शेयर में उसको कन्वर्ट किया। तो ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा डिबेंचर प्रीमियम, कितने से, 1,500 से। 1,500 कैसे आया, आपको पता है कि जब हम इसको स्टूडेंट्स जब हम 300 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 105 से, तो हमारे पास 31,500 आएगा। और 30,000 के हमारे फेस वैल्यू से आए, 1,500 ऊपर आ गए। अगर ये 1,500 फिर भी नहीं समझ में आता, तो 300 मल्टीप्लाई बाय करें 5, क्योंकि आपने एक शेयर की कीमत कितनी थी, आपके एक शेयर की कीमत थी, आपने जो पार वैल्यू के ऊपर इसको इशू नहीं था किया, इसको आपने प्रीमियम पर इशू किया था। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे ना, तो 1,500 ही आपके पास आता है, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो डेबिट दोनों साइड आपकी क्लियर होगी। डेबिट में इसका मतलब 30,000 आया और 1,500 आया। अब क्रेडिट की चीज़ को समझिएगा, क्रेडिट में बैंक में नहीं पैसे जाएँगे। कंपनी कंपनी बैंक से नहीं पेमेंट कर रही है। कंपनी बैंक के अलावा शेयर्स दे रही है उनको। तो इसका मतलब शेयर दे रही है, तो शेयर देगी तो कंपनी को पैसा आएगा ना, शेयर कैपिटल बनेगा ना कंपनी का। तो शेयर कैपिटल कंपनी का कितने से बनेगा, कंपनी को कितने से पैसा आएगा? क्या कंपनी को 100 रुपए के हिसाब से पैसा आएगा कि 125 के हिसाब से? 125 के हिसाब से कंपनी को पैसा आएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए ना क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि उनके पास नंबर्स ऑफ शेयर कितने हैं। क्या नंबर ऑफ उनको हमने नंबर्स ऑफ शेयर्स कितने दिए हैं, उनको शेयर कितने दिए हैं। तो शेयर आप पहले पता करें, फिर उसकी अमाउंट का पता चल जाएगा कि कंपनी के पास पैसा आया कितना है एज अ शेयर कैपिटल, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये 31,500 को डिवाइड करोगे 125 पर, तो आपके पास आ जाएगा 252, 252। 252 को मल्टीप्लाई करो, एक एक डिबेंचर की कितनी कीमत है, 100, तो एक शेयर की भी कितनी कीमत होगी, 100 ही होगी, चाहे वो शेयर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो 252 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आपके पास आएगा 25,200। तो ये शेयर कैपिटल आ गया कंपनी का। अब ये 25,200 आया। अब 30,000 में से ना कंपनी ने
25,200 रुपया अपने पास रखा। बाकी बाकी कंपनी को वो शेयर कैपिटल कंपनी का बना, उसके बदले पर कंपनी ने शेयर इशू कर दिए ना 30,000 में से 25,200 के। बाकी जो अमाउंट है वो कंपनी की क्या हुआ, वो कंपनी का शेयर प्रीमियम हुआ, यानी कि शेयर इशू करते वक्त कंपनी को शेयर्स के ऊपर भी जितना मुनाफा हुआ है वो हुआ था 25 रुपए मुनाफा। तो आप क्या करो, आप करो स्टूडेंट्स 252 को मल्टीप्लाई कर दो 25 से, तो आपके पास कितना आता है, मतलब नंबर्स ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई कर दो 25 से, तो नंबर ऑफ शेयर थे 252 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये आ जाएगा 6300। अब इन डेबिट साइड को जमा करें तो आता है 31,500, क्रेडिट साइड को भी जमा करें तो आ जाता है 31,500। ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ना डिबेंचर, ये आपका डिबेंचर प्रीमियम 1500 से, ये मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, ये कंपनी का लॉस है, जो कंपनी को 1500 रुपया कंपनी को लॉस हुआ है, ठीक है ना। अब आगे समझिए, नीचे प्रीमियम भी हो रहा है, जब शेयर में कन्वर्ट करवा रहे हैं तब कंपनी को प्रीमियम हो रहा है, ठीक है ना, याद रखना ये बात। ये ऐसे ही कंसेप्ट थोड़ा सा ना डिफिकल्ट है। नरेशन इसकी आप ऐसे लिख दोगे कि बीइंग डिबेंचर वाज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, अब ना यहाँ तक खत्म हो जाता है वैसे क्वेश्चन, लेकिन आपको पता है हमने जब भी इंटरेस्ट देना है ना उसको क्लोज करना है। तो अभी चाहे हमने इंटरेस्ट नहीं दिया लेकिन हमने रिकॉर्ड कर दिया, तो उसको क्लोज करें 31 दिसंबर 2010। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट कितने से, 72,000 से, 72,000 से। तो इसकी नरेशन भी आप ऐसे ही लिख देंगे कि हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसकी वर्किंग भी मैंने आपको समझा दी। अब हम करते हैं इसकी बैलेंस शीट। लायबिलिटी सॉरी बैलेंस शीट आपने करनी है, और बैलेंस शीट के पहले आएगी लायबिलिटी ₹61 और बिल्कुल फॉर्मेट आप सेम ऐसे ही बनाएंगे। समझिएगा जरा लायबिलिटी को। लायबिलिटी में कौन कौन सी चीजें आएंगी, सबसे पहले आएगा आपका शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल आपने पढ़ा हुआ है राइट इशू बोनस इशू में, ये क्या है, कंपनी की लायबिलिटी होती है, क्योंकि कंपनी ने इसके बदले उनको शेयर देने हैं ना। कितने के शेयर, शेयर कितने थे, 252, कितने का एक था, 100 रुपए का। तो टोटल शेयर कैपिटल कंपनी की लायबिलिटी कितनी है कंपनी की, 25,200 की। दूसरी, शेयर प्रीमियम भी कंपनी की क्या है, ये भी कंपनी ने लायबिलिटी एज अ लायबिलिटी मुनाफा कमाया है 25 रुपए का। तो आपने 252 को मल्टीप्लाई 25 किया तो 6300 की, 6300 जो अमाउंट आई वो भी कंपनी की लायबिलिटी है। रिजर्व की बात करें तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कंपनी की पास डिबेंचर कितने थे, जो 300 शेयर डिबेंचर होल्डर ने अपने आप को कन्वर्ट करवा लिया शेयर में, वो थे 30,000 के। 30,000 में से कंपनी को कितना लॉस हुआ था, 1500 का लॉस हुआ था, ठीक है ना। तो 30,000 में से 1500 निकालें 28,500, ये भी रुपीज में लिखेंगे आप। ओके। अब टोटल डिबेंचर कंपनी के कितने थे, 12% डिबेंचर अकाउंट, ये कंपनी की अवेलेबिलिटी थी ना, टोटल थे 6 लाख के फेस वैल्यू से, ठीक है। और उसमें से कंपनी ने कितने पैसे का लोन अदा कर दिया, 30,000 का, तो 6 लाख में से 30,000 माइनस करें 5,70,000 इस तरह आता है रुपीज में, ये भी कंपनी की लायबिलिटी थी। इसके अलावा देखें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट आउटस्टैंडिंग, ये भी कंपनी की लायबिलिटी थी, अदा करना है अभी कंपनी ने, आपने ये एंट्री में पढ़ा हुआ है सेकंड एंट्री में। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास कितने से आएगा, 72,000 से। तो सारी अमाउंटों को आप जमा करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7,02,000। अब आए एसेट साइड पे। एसेट साइड पे तो सबसे पहले ये देखें कि कंपनी ने स्टूडेंट्स कंपनी की डेफर्ड कॉस्ट कितने से है। डेफर्ड कॉस्ट के अंदर कौन सी चीज आएगी, ये कंपनी का जो आपके पास कंपनी का मौजूद नहीं है इंटरेस्ट, जो कंपनी ने 72,000 रुपया देना है, वो क्या किस में आएगा, वो एज अ डेफर्ड कॉस्ट है ना, अभी दिया नहीं है। तो ये 72,000 रुपया एक कंपनी क्या करेगी रुपीज में, इसको करेगी लिखेगी। दूसरा, कंपनी के बैंक में, आपको पता है एसेट साइड में बैंक अकाउंट आएगा, तो करंट लायबिलिटी सॉरी करंट एसेट में आप बैंक को भी मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे करंट एसेट भी लिख सकते हैं। तो बैंक पहले वाली एंट्री में देखें तो 6,30,000 से डेबिट हुआ था, तो इसको लिखा रुपीज में 6,30,000 में जमा किया 72,000, तो आपके पास क्या आता है 7,02,000। बैलेंस शीट आपकी दोनों साइड के ऊपर मैच करेगी। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन वीडियो को 2-3 दफा दोबारा बार बार देखेंगे सुनेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन आपने इस क्वेश्चन के अंदर ना वर्किंग करना नहीं बोलना, वर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थी प्रॉब्लम नंबर 10। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 11 करेंगे, विच इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस प्रॉब्लम के अंदर आपको इंटरेस्ट के फैक्टर देखना पड़ेंगे, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट। तो आपने अब से कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करना। अब तक लेते रहिए, अपना ख्याल रखें, आपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।